देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। तैयार हो जाइए दमदार एक्शन वाले दिन के लिए, क्योंकि आज है मई सीरीज की वायदा कारोबार की एक्सपायरी और नतीजों के लिहाज से इस सीजन का सबसे बड़ा दिन, जहां आज सरकार का रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि सरकारी कंपनियों के दमदार नतीजे, निफ्टी की 6 कंपनियां नतीजे देंगी और मिड कैप की लंबी लिस्ट है, तो दिन भर रहेगा एक्शन और हम करेंगे आपके लिए तैयार इस पर रणनीति। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, निफ्टी की उन 6 कंपनियों में से 5 कंपनियां क्योंकि PSU से रिलेटेड हैं, तो आज वहां पर एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन बाजार में देखिए, कल एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद सुधार देखने को मिला। दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास जाकर हमने क्लोजिंग देने की कोशिश करी। रिकवरी, ये वो शब्द है जो कल बाजार में प्ले आउट होता हुआ नजर आया, और न सिर्फ भारतीय बाजारों में बल्कि दुनिया भर के बाजारों में 30 अंक ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी मामूली सी गिरावट के साथ जाकर बंद हुआ। और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दरअसल बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। कल एक शानदार उछाल वहां पर देखने को मिला। PSU बैंकिंग स्टॉक्स हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के शेयरों, यहां पर ही दरअसल खरीदारी हो रही है। और अगले हफ्ते RBI की बैठक से पहले यहां पर कुछ पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं। ये इन्फ्लुएंस निकालना शायद सही होगा। लेकिन चलिए, US और यूरोप में क्यों रिकवरी आई, आशीष से समझते हैं। आशीष, लग रहा है वहां पर कि अब ग्रीस की संकट टल सकता है या फिर जल्दी सुलझ सकता है, यही एक वजह है क्या? बिल्कुल, सबसे बड़ा यही वजह थी। ध्यान रखें, ट्यूसडे को हमने एक तगड़ा सेल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स में आता हुआ देखा था। 1% या उससे ज्यादा का दबाव था। कल उतना ही स्ट्रॉन्ग रीबाउंड इंटरनेशनल मार्केट्स में आया। अमेरिका आपकी स्क्रीन पर 1 से 1.5% के आसपास के पॉजिटिव साइड में मोमेंटम आया। डाउ में हमने देखा ट्रिपल डिजिट गेन्स लगाता हुआ नजर आया। नैस्डैक अपने लाइफ टाइम हाइज पे कामकाज कर रहा था। और ग्रीस से जो हेडलाइंस आ रही थी या फिर यूरोप से जो हेडलाइंस आ रही थी, उसी का इफेक्ट था। खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद ग्रीस यूरोपियन यूनियन के साथ सहमति बन सकती है, एक डील जल्द होती हुई नजर आएगी, और वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रिफ्लेक्ट हुए। यूरोप पॉजिटिव था, वही पॉजिटिव मूड अमेरिका में फिर हमने आता हुआ देखा। 2 इंपॉर्टेंट दिक्कतें जिसके चलते परसों दबाव था। डॉलर लगातार बढ़ रहा था, आपको याद होगा। शॉर्ट टर्म बॉन्ड डील्स इंच अप हो रही थी, ये भी थमती हुई नजर आई। तो यहां से एडेड एडवांटेज मिला और इसलिए स्ट्रांग मूव्स थे। यूरोप, जहां पे फोकल पॉइंट था, जिसकी वजह से हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट्स का मूड सुधरा है, वहां पे हमने देखा 1.5 से 2% के आसपास की मजबूती थी। स्ट्रांग पॉजिटिव साइड में मोमेंटम था। और यहां पे वजह क्या थी, हेडलाइन क्या थी? ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जल्द सहमति या फिर वो क्लोज है, एक जल्द एग्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा। और वो एग्रीमेंट ग्रीस के लिए पॉजिटिव होगा, ग्रीक इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा। उन्होंने कहा है कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी पेंशन, सैलरीज, बैंक्स और डिपॉजिट्स को लेकर जो पोटेंशियल डील होगी यूरोपियन यूनियन के साथ। बाजार ने इसे बड़ा पॉजिटिव लिया। एथेंस इंडेक्स में तगड़ा उछाल देखने को मिला और इसके बाद तमाम यूरोजोन के मार्केट्स में देखा मूव्स पॉजिटिव साइड में देखने को मिले। ध्यान रखें, ग्रीस को अगले हफ्ते फ्राइडे को IMF को 300 मिलियन यूरोस का पेमेंट करना है और पूरे महीने जून में ऑलमोस्ट $1.6 बिलियन के आउटस्टैंडिंग्स भुगतान करने हैं। तो वो दिक्कत की बात थी। तो ये सहमति एक ओवरहैंग हटाएगी अगर ऐसा होता है तो। इसीलिए सेंटिमेंट्स ड्राइव करते हुए नजर आए मार्केट्स को। एशिया में जापान के मार्केट्स आप मेरे ख्याल से 9th या 10th स्ट्रेट सेशन है, हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए फ्रेश 15 ईयर्स हाइज पे मार्केट्स आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज एशिया इतना ज्यादा रिजॉइस नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा वो पॉजिटिव मोमेंटम जो यूरोप और अमेरिका में देखा था वैसा रिफ्लेक्शन यहां पे नहीं है। और इनफैक्ट रिजल्ट दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही हल्के हरे अपटिक्स के साथ शायद शुरुआत हो। आशीष, शंघाई ऊपर है, देख लीजिए आज फिर से। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अनिल, शंघाई से ज्यादा डर लगने लगा है भारतीय बाजारों को। लेकिन ग्रीक की चिंताएं अगर सुलझ जाती हैं तो एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिलेगी। इस तरह के संकेत कल भारतीय बाजार ने दिए हैं, जिस तरह से कल एक माफ कीजिएगा दुनिया भर के बाजार ने दिए हैं, जिस तरह से वहां पर एक रिलीफ रैली देखने को मिली। और होगा भी, इतना आसान नहीं है कि इस वक्त सारे सेंट्रल बैंक या सरकारें मिलकर किसी एक देश को डूबने दें और पूरे ग्लोबल मार्केट के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को खतरा होता हुआ दिखे। यही बात हम लगातार कर भी रहे हैं कि ग्रीस की समस्याएं जब तक आती रहेगी, जब तक कि पूरे संकट से वो बाहर न निकले। लेकिन जब भी आप ये देखेंगे कि अब बात सर के ऊपर से जा रही, तो कहीं कहीं सरकारें एक्शन लेती हुई दिखेगी। कहीं कहीं या तो ग्रीस की सरकार झुकेगी, वहां के सेंट्रल बैंक झुकेंगे, या फिर क्रेडिटर्स झुककर कोई न कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और यही वजह कि आप देखते हैं कि एक आध दिन की गिरावट के बाद किस तरह से अमेरिकी बाजारों में जो जबरदस्त मोमेंटम है तेजी का, वो फिर से लौटता हुआ दिखता है। कल के सेशन में भी इसी तरह की मजबूती देखने को मिली। इसके साथ भारतीय बाजारों के लिए एक और पॉजिटिव यह भी है कि क्रूड के दाम अब बढ़ना बंद हो गए। $63-64 के आसपास अब स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, जो हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि हम $63 के नीचे क्रूड पर ट्रेड करते हैं।
बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जाए कि 64 रुपए के आसपास रुपया फिर से स्टेबल होता हुआ दिखे। 64.28 ये लेवल है जहां पर 2 बार करेंसी मार्केट में हमने रुपए में कमजोरी होती हुई दिखी, वहां से रिकवरी दिखी। तो उम्मीद करें इस बार भी हम उस लेवल को और तोड़ेंगे नहीं। तो अगर करेंसी में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, क्रूड स्टेबल है, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है और चाइना में तेजी जरूर है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है, कल हम कुछ और एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उनका यह मानना था कि अब ग्रेजुअली जो चाइना की आउट परफॉर्मेंस और चाइना में जो इतनी बड़ी तेजी बनी है वो अब धीमे धीमे पड़ती दिखेगी, क्योंकि अब कई एफआईज ये मानकर चल रहे हैं कि चाइना के बाजार ओवर हीटेड हो चुके हैं और उनके कंपेरिजन में इंडियन मार्केट्स ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। तो ये शिफ्ट एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अब चाइना की परफॉर्मेंस में भी आपको थोड़ा धीमापन आता हुआ दिखेगा और फिर हो सकता है उसके बाद आपको इंडिया में थोड़े से फ्लोज बढ़ते हुए दिखे। तो ग्लोबल सिनेरियो में मुझे लगता है सेटअप परफेक्ट है एक्सपायरी के दिन। बिल्कुल, लेकिन एफआई का डेटा देखिए आप फिर चिंता में डालने वाला इसलिए है क्योंकि 935 करोड़ रुपए की सेल साइड का फिगर निकल कर आया है। डीआईआई ने जरूर 594 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, लेकिन चिंता है दरअसल अर्निंग सीजन को लेकर और जिस तरह से टेक महिंद्रा टाटा मोटर्स ने कमजोर नतीजे पेश किए, तेज गिरावट देखने को मिली, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है। वहां पर टेक महिंद्रा में 800 करोड़ रुपए की आसपास की, टाटा मोटर में 500 करोड़ रुपए के आसपास की। माना यही जाना चाहिए कि ये दो बड़े शेयर क्योंकि दिग्गजों के पास है वहां से बिकवाली हुई होगी और इसलिए इतना बड़ा नंबर फिगर का खराब आया, या आपको लगता है कि एडजस्टमेंट हुआ है थोड़ा बहुत? नहीं, बिल्कुल 100% बिकवाली वही हुई है, इसमें कोई मानने की जरूरत नहीं हुई है। मतलब और डेटा अगर खराब दिख रहा है और इतने खराब डेटा के बावजूद बाजार नहीं गिरे तो ये इफेक्ट सिर्फ 2 स्टॉक पर था। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अदरवाइज तो इस तरह के मार्केट में जहां 100 करोड़ की खरीदारी का फिगर एफआईज और डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से आता है तब भी मार्केट 150-200 पॉइंट गिर जाता है, तो फिर 900 करोड़ की बिकवाली में क्यों बाजार नहीं गिरना चाहिए? तो उसका रीजन साफ है कि 2 स्टॉक तक बिकवाली सीमित थी, पहली बात। और दूसरी बात है कि अगर बाजार को गिरना है तो सिर्फ 2 स्टॉक से नहीं गिर सकता। यही अगर बैंक निफ्टी फ्लैट होता या नेगेटिव होता तो फिर आपको भारी भरकम बिकवाली दिखती थी। तो कहीं कहीं इंडेक्स मैनेजमेंट या बैलेंसिंग होती हुई दिखी है, लेकिन न सिर्फ कैश मार्केट में बिकवाली हुई है इन 2 स्टॉक्स में, बल्कि स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे गए। आप देखिए कल के सेशन में 538 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली का आंकड़ा भी साफ तौर पर बताता है। टेक महिंद्रा और टाटा मोटर्स दोनों में स्टॉक फ्यूचर्स और कैश में भारी भरकम बिकवाली एफआईज की तरफ से होती हुई दिखी है। अब लेकिन बिकवाली का फिगर तो बिकवाली का फिगर ही है, हम चाहे एडजस्टमेंट लेकर ये कहने की कोशिश करें कि इसके बाहर निकलकर देखिए, राहत की बात लेना चाहें, पॉजिटिव देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि 2 स्टॉक तक सीमित है, नेगेटिव देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि एफआईज ने बेचना शुरू किया। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में कल खरीदारी का आंकड़ा नहीं है, सिर्फ 100 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और ये एफआईज की तरफ से मूड दिखा रहा है कि वो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग के मूड में नहीं है या फिर एक सबड्यूड एक्सपायरी की वो उम्मीद कर रहे हैं। और साथ ही इंडेक्स ऑप्शन में भी देखिए कोई खास बदलाव नहीं, मुश्किल से 150 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स के लिहाज से एफआईज को जो व्यू लेना है एक्सपायरी का और अगले सीरीज के लिए वो आज आते हुए दिखेगा। वो इस सीरीज के शुरुआती 3 दिनों में जिस तरह से आपको व्यू मिलना चाहिए वो मिला नहीं, तो उस लिहाज से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज एफआईज का एक्शन आपको खासतौर से सेकंड हाफ में बढ़ता हुआ दिखेगा। कम से कम इन डेटा के बेसिस पर यह साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन साथ में डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से सपोर्ट देना 600 करोड़ का छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, अच्छा बड़ा सपोर्ट दरअसल डोमेस्टिक का फंड्स की तरफ से ही देखने को मिला 594 करोड़ रुपीस के आसपास का। लेकिन अनिल, एक्सपायरी कहाँ होगी? सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल यही है। सीएनबीसी आवाज का पोल कहता है 8,300 से 8,350 के बीच में एक्सपायरी होगी। 41% ब्रोकर्स दरअसल यही मानते हैं। डेटा क्या संकेत दे रहा है और क्या आज फिर सेकंड हाफ में आखिरी आधे घंटे में भरपूर एक्शन देखने को मिल सकता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख सकती है? मुझे लगता है सेकंड हाफ में एक बड़ा एक्शन आना चाहिए जिस भी तरफ आए, और अगर एक डायरेक्शनल कॉल लेने की कोशिश ही करें और लेना ही है तो फिर वो पॉजिटिव साइड पर ज्यादा होगा। लेकिन जो डेटा बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक्सपायरी के लिहाज से ट्रेडर्स ने अपने आप को जो पोजीशन किया है आज, वो ये दिख रहा है कल के डेटा के बेसिस पर कि 8,250 के नीचे वो एक्सपायरी नहीं देख रहे हैं और 8,350 के बहुत ऊपर एक्सपायरी नहीं देख रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये 100 पॉइंट की रेंज शुरुआती कारोबार में बाजार में रहेगी और वो एक बार की वो कहें ना कि दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ को भांपने की कोशिश करेंगे कि कौन भारी पड़ता है। जिस रेंज के बाहर निकले उस रेंज के बाद फिर आपको एक्शन बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो कि बाजार में एक बड़ा मूव निफ्टी पर 75-100 पॉइंट का आज ही हो सकता है। ज्यादा संभावना है कि आप 8,350 को पार करें, ठीक है, फिर कुछ शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी और 8,400 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है अब भी शॉर्ट सेलर्स 8,400 तक के लेवल का वेट करेंगे, उसके
पार निकलने के बाद ही उन्हें अपनी शॉर्ट काटने की जल्दी होगी, अदरवाइज वो शॉर्ट पोजीशन कवर नहीं करेंगे। आज के सेशन में पॉजिटिव क्या है? सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि बैंक निफ्टी में कल जिस तरह से 1.25% के आसपास की तेजी बनी, और कल सुबह हम यही बात कर रहे थे, आप निफ्टी को मत देखिए, बैंक निफ्टी को देखिए, वहीं से डायरेक्शन मिलेगा। और इतने कमजोर नतीजे और इतनी दो स्टॉक की बड़ी पिटाई होने के बावजूद अगर बाजार फ्लैट बंद हुआ है, ग्रीन में बंद हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ बाजार के बहुत काम आती हुई दिख रही है। और कल के सेशन में 75,000 शेयर नए जुड़े हैं लॉन्ग साइड पर, तो बैंक निफ्टी आपको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दे रहा है। नेगेटिव साइड पर अगर आप देखें तो एक संकेत साफ दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में मजबूती होने के बावजूद रोल ओवर्स कम हो रहे हैं, सिर्फ 43% के रोल ओवर हुए हैं, जबकि मार्केट वाइड 60% रोल ओवर है, निफ्टी के 54% रोल ओवर है। इसका मतलब ये कि तेजी है लेकिन कन्विक्शन नहीं है। और जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर आ रहा है, लॉन्ग पोजीशंस वाले ट्रेडर अपनी पोजीशन हल्की करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा नेगेटिव क्या है? स्टॉक फ्यूचर्स में काफी शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जिन ट्रेडर्स के पास वो स्टॉक्स हैं जहां एफआई शॉर्ट कर रहे हैं उन्हें दिक्कत है। अदरवाइज आंकड़े मिले जुले हैं साफ तौर पर। आज के सेशन के लिए दो लेवल्स जिसकी हम बात कर रहे थे, 8,350 इसलिए अहम है क्योंकि वहां पर 7 लाख शेयर कल कॉल्स में नए जुड़े हैं, और 8,250 इसलिए अहम है, 6 लाख शेयर वहां पर पुट में नए जुड़ते हुए दिखे। तो इस रेंज के जिस तरफ बाजार निकले, आपको एक 50 पॉइंट की तुरंत अपसाइड या डाउनसाइड मिलेगी, लेकिन असली एक्शन, मजेदार एक्शन तब हो जब हम 8,400 के पार निकले और फिर जो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखे, उसमें जो आपको फायरवर्क्स दिखेंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं वो फायरवर्क्स आपको सेकंड हाफ में देखने को मिले, या फिर 8,250 के नीचे टूटकर आप ट्रेड करते हुए दिखे, तो फिर वहां से एक जबरदस्त एक्शन दिखेगा। तो एक और आंकड़ा इंटरेस्टिंग है 15 लाख शेयरों का निफ्टी का। अब यह है कि निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हुआ है कल, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में एडिशन जबरदस्त है 15 लाख। अब ये आज का डायरेक्शन डिसाइड होगा निफ्टी का कि ये 15 लाख शेयरों की पोजीशन किस तरफ की निकलती हुई नजर आती है। तो निफ्टी पे एक्शन शायद सेकंड हाफ में दिखे और बैंक निफ्टी शुरुआती कारोबार से मजबूत दिखे, ये संभावना वायदा कारोबार के आंकड़ों से दिख रही है। चलिए, और कल जरूर बुल्स ने एक बाजी मारी थी, 8,300 के लेवल को डिफेंड करने में कामयाब रहे थे। देखना होगा आज वो जो लड़ाई है वो कौन जीतता है। चलिए, लेकिन पहला सौदा में आज होंगे कई खास मेहमान जो बाजार की नब्ज को काफी गहराई से समझते हैं। जहां गिरावट के बाद कौन से वो शेयर या सेक्टर्स हैं जहां पर वैल्यूएशन सस्ते हो गए और आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये जानेंगे 9:30 पर। हमारे साथ पायनियर इन्वेस्ट कॉर्प के संदीप शनॉय जुड़ेंगे। इसके अलावा 9:40 पर हमारे साथ जुड़ेंगे रिलायंस कैपिटल एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर अश्विनी कुमार, और उनसे जानेंगे कि हम मौजूदा बाजार में म्यूचुअल फंड्स कहां पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अनिल, आज 6 में से 5 पीएसयू कंपनियों के नतीजे हैं, ओएनजीसी, बीपीसीएल, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एनएमडीसी, और इनमें से 2 हैवी वेट्स हैं, कोल इंडिया और ओएनजीसी, दोनों मिलाकर 9% के आसपास का वेटेज रखते हैं निफ्टी पर। ये बताइए, एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि दोनों ही अच्छे परिणाम देंगे, तो ये बुल्स की आज मदद कर सकते हैं? कल के सेशन में एक्चुअली रिकवरी तो यहीं से आई है। आप देखिए निफ्टी के 5 पीएसयू स्टॉक्स टॉप गेनर थे। इसका मतलब साफ है कि नतीजों को लेकर बाजार थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तो है कि ओएनजीसी और बाकी सरकारी कंपनियां अच्छे नतीजे पेश करेगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो वो एक स्ट्रेंथ पॉइंट साफ तौर पर दिख रहा है। दूसरा बैंक्स, तो जाहिर सी बात है कि बैंक्स और पीएसयू आज आपके लिए बाजार के डायरेक्शन के लिहाज से ड्राइवर होंगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डेफिनेटली रहना है। जरूरी नहीं कि एक कंपनी का अच्छा नतीजा, अगर एचपी ने नतीजे अच्छे दे दिए इसका मतलब बीपी भी चले। हर कंपनी अपने अपने हिसाब से ट्रेड करती हुई नजर आएगी, लेकिन हाँ, ये एक्शन काफी जबरदस्त आज रहने वाला है। आज के सेशन के लिए पॉजिटिव्स देखें, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी की मजबूती काम आएगी। कल लोअर लेवल से जो रिकवरी देकर हम दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुआ है वो हमारे लिए काम आता हुआ दिखेगा। लेकिन एफआई के डेटा नेगेटिव है, रुपी की कमजोरी 64 के लेवल पर हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो आज रुपी का रिकवर होना जरूरी है। डिलीवरी बेस्ड सेलिंग जिस तरह से एफआईएस की तरफ से होती हुई दिखी कुछ दिग्गज स्टॉक्स में, वो थोड़ा सा नेगेटिव, तो मिक्स संकेत है। मिक्स संकेतों के बीच में जब आप एक्सपायरी के दिन हो और रिजल्ट हैवी दिन है, और मिड कैप्स तो इतने ज्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और एफएनओ स्पेस की कम से कम 15 से 20 कंपनियां ऐसी है जो आज रिजल्ट देने वाली है, तो उस लिहाज से बड़े मूव्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो लेवल्स पर नजर रखिए, और लेवल वही है, कल हमने कहा 8,275, 8,300 के नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए, और कल 8,277 का हमने लो बनाया। आज भी लो के हिसाब से वही लेवल इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। 8,275 ना टूटे तब तक घबराए नहीं। 8,250, 8,275 एक सपोर्ट के तौर पर बाजार में आज सामने आता हुआ दिख रहा है, वहां पर बाजार सपोर्ट लेना चाहिए। ऊपर की तरफ 8,350 अगर आप पार करेंगे तो फिर 8,400 तक की एक अपसाइड बनती है, तो ये रेंज है जिसमें बाजार शायद ट्रेड करे। लेकिन एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मूव कभी भी आ सकता है, और वो बड़ा मूव या तो 8,400 के पार होगा या 8,250 के नीचे। लेकिन फिलहाल
आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर आप ट्रेड करें तो बेहद स्ट्रिक्ट और थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें, क्योंकि बड़े मूव मार्केट में भी आने की पूरी संभावना है और स्टॉक्स में भी। और CNBC आवाज के साथ दिन भर जुड़े रहें, क्योंकि नंबर्स का सही और सटीक एनालिसिस हम दिन भर यहां करेंगे। और ब्रेक के बाद भी हम आपको बताएंगे कौन से वो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज। और अब वक्त है उन टॉप 10 स्टॉक्स का जहां पर आज खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। हेमंत के अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण, सोनम और पूजा भी, जो बताएंगे कौन से शेयर है आज रडार पर। और शुरुआत सोनम आपके साथ। दो काउंटर्स में रडार पर है। सबसे पहले ONGC, जहां पर आज कंपनी अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी। बेहतरीन नतीजों की उम्मीद रखी जा रही है, क्योंकि इस बार कंपनी पर जो सब्सिडी बर्डन था वो बिल्कुल नहीं रहा है, जीरो था सब्सिडी बर्डन। और जबकि पिछले साल की तिमाही में लगभग 16,200 करोड़ का सब्सिडी बर्डन कंपनी को सहना पड़ा है। और दूसरी वजह रहेगी कंपनी के नेट रियलाइजेशन जो इस बार बेहद ही मजबूत है, $54 प्रति बैरल पर आ रहे हैं। और ये पिछले साल की तिमाही की बात की जाए या फिर पिछली तिमाही की बात की जाए, उससे बेहतरीन है ये नेट रियलाइजेशन। और इसी के कारण हमारा मानना है कि ONGC बेहतरीन नतीजे घोषित करेगा, जहां पर मुनाफे में साल दर साल 23% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वही तिमाही दर तिमाही 70% के जंप की एक्सपेक्टेशन है। तो ONGC से बेहतरीन नतीजों की उम्मीद। वही कोल इंडिया से फ्लैट नंबर्स आ सकते हैं। हमारा मानना है ई ऑक्शन रियलाइजेशन और वॉल्यूम्स में साल दर साल सुधार आए, इसकी वजह से कंपनी के मार्जिन में सुधार की उम्मीद रखी जा रही है। 25.9% के मार्जिन डिलीवर हो सकते हैं पिछले साल के 25.54% के मुकाबले। लेकिन जो ऑप्टिक्स में जो एक बढ़ोतरी आई है लगभग 4% की, इसके कारण टॉप लाइन के फ्रंट पर एक सरप्राइज जरूर आ सकता है। तो कोल इंडिया से ओवरऑल लेकिन फ्लैट नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा हिंडाल्को और NMDC भी अपने नतीजे घोषित करेगा। सबसे पहले हिंडाल्को की बात करें तो नोवेलिस से तो एक खराब प्रदर्शन देखने मिला था, लेकिन हमारा अनुमान है कि हिंडाल्को से आपको इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हाथ नहीं लगेगा। दरअसल इस कंपनी ने आदित्य और महान के स्पेल्टर में जो प्रोडक्शन का रैंप अप किया है, उसका कुछ हद तक फायदा कंपनी के वॉल्यूम्स में मिलेगा। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम की कीमतें थी उसमें भी 6% का इजाफा देखा गया, तो कहीं ना कहीं इससे फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। हालांकि जो कॉपर की प्राइसेस थी उसमें 15% की गिरावट हुई है। और याद रखें कॉपर कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज में करीब 55% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, तो कुछ हद तक दबाव यहां आ सकता है और इसके लिए आय आपको फ्लैट टू नेगेटिव देखने मिल सकती है। लेकिन कंपनी के मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी का हम अनुमान लगा रहे, करीब 40 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ोतरी आपको कंपनी के मार्जिन में देखने मिल सकती है। और मुनाफे में भी करीब 37% के आसपास का जंप देखने मिल सकता है। दरअसल पिछले साल कंपनी ने इसी तिमाही में करीब 396 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस क्लॉक किया था, तो एक लो बेस होने के कारण कंपनी की तो मुनाफा है 248 करोड़ से बढ़ के 340 करोड़ पे आ सकता है। वही NMDC की बात करें तो यहाँ आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट लग सकता है, एक वीक क्वार्टर हो सकता है कंपनी के लिए ये, दरअसल क्योंकि कंपनी के जो ओवरऑल वॉल्यूम थे उसमें हम कुछ गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप आयरन की प्राइसेस भी देखें तो उसमें भी अच्छी खासी गिरावट आई है। लम्स की प्राइसेस में करीब 30% के आसपास गिरावट आई है साल दर साल। फाइन की प्राइसेस में भी करीब 16% के आसपास की गिरावट आई है और इसी का खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ेगा। इसके टॉप लाइन में अगर आप देखें तो 31% की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। मार्जिन तो करीब 600 बेसिस पॉइंट के आसपास आपको इस बार गिरावट देखने मिल सकती है वहां भी। और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 40% के आसपास गिरावट देखने मिल सकती है। 1900 करोड़ से घट के ये करीब 1100 करोड़ के आसपास आ सकता है। जी, अब बात करते हैं BPCL और HPCL के नतीजों की। यहाँ पर BPCL से हमारा अनुमान है कि सीक्वेंशियली एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। कंपनी को जो सपोर्ट मिलेगा वो स्ट्रांग रिफाइनिंग मार्जिन से मिलेगा। इसके अलावा सब्सिडी बर्डन भी निल है और हाई मार्केटिंग मार्जिन की वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। हमारा अनुमान है कि पिछले लॉस के सामने इस बार कंपनी करीब 2000 के आसपास का मुनाफा पोस्ट करते हुए नजर आएगी। इसके अलावा इन्वेंट्री और फॉरेक्स चेंज पर कितना इम्पैक्ट होता है, सब्सिडी शेयरिंग और कंपनी के मोजाम्बिक और ब्राजील ब्लॉक्स को लेकर किस तरह की अपडेट निकल कर आती हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और HPCL के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी सीक्वेंशली अच्छे परफॉर्मेंस की हम उम्मीद कर रहे हैं। इस बार जो अंडर रिकवरी इस क्वार्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करीब 85 बिलियन की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर हम आपको बता दें कि यहाँ पर 160 बिलियन की अंडर रिकवरी देखने को मिली थी, तो उस हिसाब से एक अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अक्टूबर में जो डीजल प्राइस रेगुलेशन हुआ था उसका भी बेनिफिट यहाँ पर कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो HPCL और BPCL दोनों से ही सीक्वेंशली अगर बात करें तो नतीजों में सुधार देखने की उम्मीद इस बार की जा रही है।
अब उन कंपनीज पर नजर करते हैं जिन्होंने कल ऑलरेडी मार्केट आज के बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित कर दिए हैं। टाटा केमिकल्स और रिलायंस इंफ्रा मेरे रडार पर है, जहां पर टाटा केमिकल्स ने बेहद ही कमजोर तिमाही नतीजे घोषित किए हैं। खास करके कंपनी ने घाटा दर्ज कर दिया है लगभग 70 करोड़ का, जबकि पिछले साल का एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो लगभग 80 करोड़ का है और एक मुनाफे की उम्मीद रखी जाए तो उसके बदले कंपनी ने घाटा दर्ज कर दिया है। साथ ही मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। एक्सपेक्टेशन लगभग 12% के मार्जिन की थी, वहां पर कंपनी ने सिर्फ 10.9% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 8.6% के मुकाबले, और कंपनी के आय में मामूली 1% की ही बढ़ोतरी हुई है। वहीं रिलायंस इंफ्रा के तिमाही नतीजे बेहद ही स्टेडी दिखाई दे रहे हैं, स्टेबल है, जहां पे आय का आंकड़ा और मुनाफे का आंकड़ा हमारी उम्मीद से बेहतर है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पे शायद एक्सपेक्टेशन मार्केट की बहुत ज्यादा थी, जहां पे कंपनी के आय में सिर्फ 2% की गिरावट दिखाई दी है, मुनाफे में 26% की गिरावट दिखाई दे रही है। मार्जिन जहां पर हम 18.9% के एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहे थे, वहां पे कंपनी सिर्फ 15.6% के मार्जिन ला पाई है पिछले साल के 14.3% के मुकाबले। ऑलराइट, इसके अलावा जेएसपीएल के ऊपर सबकी नजर होनी चाहिए। कल बाजार बंद होने के बाद कमजोर नतीजे आए, इनकम 8% घटी है। अनुमान था कि करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा पेश करेगी, लेकिन कंपनी ने 519 करोड़ रुपए का लॉस पेश किया है। वो नंबर इसलिए भी है क्योंकि स्टील कारोबार की तरफ से एक बड़ा ड्रैग देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 27% के आसपास के अनुमान था, लेकिन 17% का आया है। कोल की अवेलेबिलिटी के चलते यहाँ पर दिक्कत होती हुई नजर आई है। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की बढ़ती जा रही है, 82% फाइनेंस कॉस्ट में बढ़ी है। जाहिर सी बात है आज ये शेयर दबाव में रहेगा। कल भी बाजार को अनुमान था कि कमजोर नंबर्स आएंगे और इसीलिए हमने देखा था 3.5% की गिरावट देखने को मिलती कल के सत्र। जी, अब आप बात करते हैं बाटा के नतीजों की, तो यहाँ पर काफी कमजोर नतीजे देखने को मिले हैं। उम्मीद से काफी खराब नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। हम जो उम्मीद कर रहे थे कि रेवेन्यू में 9% के आसपास की बढ़त की जो उम्मीद कर रहे थे, सिर्फ फ्लैट बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस काफी बढ़े हुए हैं कंपनी के, रेंट एक्सपेंसेस और हाई परचेजेस की वजह से कंपनी के मार्जिन में एक बड़ा हिट देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर के 13% के सामने इस बार कंपनी ने सिर्फ 9% का मार्जिन नंबर पोस्ट किया है। प्रॉफिट को जो सपोर्ट मिला है यहाँ पर वो एक्सेप्शनल गेन्स की वजह से मिला है, जहां पर कंपनी को 33 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन्स हुआ है, जिसकी वजह से मुनाफे में हमने देखा कि 58% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन कुल मिला के बात करें तो कमजोर नतीजे बाटा की तरफ से। इसके अलावा बाटा ने 1:2 के स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा की है, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी शेयरधारकों को यहाँ पर 2 शेयर मिलेंगे। नतीजे की बात करें तो कमजोर नतीजे बाटा की तरफ। शेयर पर भी नजर रखिए। कल ये शेयर सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि कमजोर नतीजे इसने पेश किए थे, दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ था, और आज खबरें ये आ रही हैं कि एमसीए और आईटी विभाग दोनों ही प्रोब करेंगे, जांच कर रहे हैं, अलग अलग जांच हो रही है इनकी बुक्स में। आपको याद होगा जिस तरह से फंड डाइवर्जन का मामला सामने निकल कर आया था और उसके बाद कंपनी ने खुद एडमिट भी किया था कि विजय माल्या के रेजिम में दरअसल फंड्स डाइवर्ट हुए हैं यूबी होल्डिंग्स और दूसरी यूबी ग्रुप की कंपनियों में। उसको चलते दरअसल यहां पर जांच हो रही है एमसीए की। एक्सचेंजेस ने भी दरअसल कहा था कि इनको अपने प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स को सेटल करना होगा और देखना होगा इस जांच में क्या निकल कर आता है। लेकिन बाजार को दरअसल मोटा मोटी मालूम था और ये एक नोट जो कंपनी ने खुद सामने पेश किया है उसमें उन्होंने इस बात का एडमिट किया है कि हाँ उनको लेटर्स मिले हैं एमसीए की तरफ से। वही गैमन इंफ्रा के काउंटर पर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में आरबीआई ने विदेशी निवेश सीमा को बढ़ा के 49% तक करने की अनुमति दे दी है। एक काफी पॉजिटिव खबर है इस कंपनी के लिए। इसके चलते आज इस काउंटर में आपको अच्छा खासा एक्शन देखने मिलेगा। फिलहाल इस कंपनी में एफआईआई की जो होल्डिंग है वो 13% के आसपास है। क्लेफ लाइफ साइंसेज यहाँ पर इस कंपनी की जो अपनी जेनरिक स्टरलाइट इंजेक्टेबल कारोबार को बेचने की जो योजना है वो थोड़ी सी अटकती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि यूएसएफडी ने कंपनी की फैसिलिटी को फॉर्म 483 जारी कर दिया है। यहाँ पे इस कंपनी की फैसिलिटी का इंस्पेक्शन मई 4 से 11 के बीच हुआ था। ऐसे में माना जा रहा है कंपनी को जो 483 फॉर्म मिला है उसके अंदर 5 ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं। दिक्कतें पाई गई है जहां पर इनसफिशिएंट प्रोसीजर्स हो, सैम्पलिंग की कुछ दिक्कतें हो, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग हो या फिर डिजाइन डेफिशिएंसीज जैसे ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं। इन दिक्कतों के कारण क्लेस लाइफ साइंस का ये जो योजना है अपने इंजेक्टेबल कारोबार को बेचने की वो अटकती हुई दिखाई दे सकती है। आपको बता दूं कैडिला हेल्थ केयर जैसी कंपनी दौड़ में सबसे आगे थी लाइफ साइंस के इस कारोबार को खरीदने के लिए, लेकिन अगर यूएसएफडीए यहाँ पे इस फैसिलिटी को अगर एक इंपोर्ट अलर्ट लगा देता है तो क्लेस लाइफ साइंस के लिए ये कारोबार थोड़े और सस्ते में मार्केट में पड़ सकता है। और सबसे आखिरी में अरविंद लिमिटेड का काउंटर आपके नजर पे होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी ने अपने जो रियल एस्टेट कारोबार को डीमर्ज करने की घोषणा की थी कुछ दिनों पहले, उसकी आज एक्स डेट है और इस डीमर्जर के तहत कंपनी का जो रियल एस्टेट कारोबार है वो अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में ट्रांसफर किया जाएगा और अरविंद लिमिटेड के हर एक शेयर होल्डर को दरअसल हर 10 शेयर के बदले अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 शेयर दिया जाएगा। और याद रखें कल इस काउंटर की दरअसल रिकॉर्ड डेट भी है, तो दोनों पे आपकी नजर होनी चाहिए।
बिल्कुल, तो ये सारे स्टॉक से जहां पर आज के सेशन में रहेगा एक्शन, इनके लिए आपके लिए रणनीति हम तैयार करेंगे। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद नतीजों के सीजन में काफी ब्रोकरेजेस एक के बाद एक स्टॉक्स पर अपग्रेड और डाउनग्रेड दे रहे हैं। हमारे रेडार पर होंगे गेल, यूएसएल, जेएसपीएल और बाटा जैसे बड़े शेयर। बताएंगे आपको बड़े ब्रोकरेज हाउस यहां पर क्या राय रखते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी, डाउ 120 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक ने भी बनाया तेजी का नया रिकॉर्ड। एशियाई बाजारों से बढ़िया संकेत, जापान का बाजार निकेई 15 साल की ऊंचाई पर। आज होगी मई वायदा सीरीज की एक्सपायरी, 41% ब्रोकर्स को 8,300 से 8,350 के बीच एक्सपायरी की उम्मीद। निफ्टी की 6 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आज, ओएनजीसी और हिंडाल्को का मुनाफा बढ़ने की उम्मीद। कोल इंडिया, एनएमडीसी, बीपीसीएल और पावर ग्रिड की भी नंबर्स पर होगी आज बाजार की नजर। रुपया 12 मई के बाद सबसे निचले स्तर पर बंद, $1 का भाव 64 के पार। सोने में भी सुस्ती बरकरार, कॉमेक्स पर भाव $1185 के करीब। मुंबई में जल्द 40% तक बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, बीएमसी ने लिया फैसला, लेकिन 5 साल तक 500 स्क्वायर फीट से कम की प्रॉपर्टी दायरे से बाहर। और मुंबई को सरकार और रिलायंस की सौगात, 37,000 स्क्वायर मीटर के जियो पार्क का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी समेत बॉलीवुड के जाने माने चेहरे हुए शामिल। ब्रेंट क्रूड एक महीने के निचले स्तर पर लुढ़का, $62 के नीचे कारोबार होता दिख रहा है। एक महीने के ऊपरी स्तर के से भाव लगभग 10% नीचे, सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव। और अब बात करेंगे उन कंपनियों की जो आज ब्रोकर्स के रडार पर हैं। हमारे साथ जुड़ रही है नियति, ये सारे अपडेट्स लेकर। नियति, सारे ही कमजोर नतीजे जो पेश करने वाले थे वो आज ब्रोकरेजेस की रडार पे। सबसे पहले बात करूंगी गेल पे, कमजोर नतीजे उन्होंने पेश किए हैं। सीएलएसए मेंटेन कर रहा है बिकवाली की सलाह, ₹360 तक के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। ईपीएस अनुमान भी 8 से 10% घटा रहे हैं। और कतर के साथ जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है वो सबसे बड़ा रिस्क है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है, 14% का एक डाउनसाइड पोटेंशियल के लिए आप ये लक्ष्य दे रहे हैं। 327 तक के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। वॉल्यूम रिबाउंड गैस पाइपलाइन सेगमेंट में स्लोअर देन एक्सपेक्टेड होगा, यहां से अक्रॉस सेगमेंट में खराब इन्होंने नतीजे पेश किए थे। मॉर्गन स्टैनले जेएसपीएल पर अब एक कॉल दे रहा है, खराब नतीजे इन्होंने भी पेश किए थे। स्टॉक अनलाइकली है कि रिबाउंड करेगा सेकेंड हाफ से पहले, इसलिए अंडरवेट का कॉल ये दे रहे हैं। रॉ मटेरियल्स और रेगुलेटरी हर्डल्स के चलते यहाँ पे अंडरवेट है, मगर एक काउंटर कॉल दिया है मैक्वारी ने। 60% अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं। 2 साल के पर्सपेक्टिव से निवेशकों को निवेश करने की ये सलाह दे रहे हैं। 12 महीने का लक्ष्य ₹206 तक का दे रहे हैं, क्योंकि ये रिकवरी देख रहे हैं अगले 2 तिमाहियों में होने की। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिस तरह से आयरन ओर और कोल माइंस यहां पे रिज्यूम कर रही हैं। जेएसपीएल पे एक कॉन्ट्रा कॉल, 60% अपसाइड पोटेंशियल के लिए ₹206 तक के निवेश करने की सलाह दे रहा है मैक्वारी। बाटा इंडिया, खराब नतीजे इन्होंने भी पेश किए थे। सप्लाई चेन के प्रेशर्स अभी भी कंटिन्यू हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मटीरियल रिकवरी ग्रोथ में आती हुई कम दिख रही है इनको, अनिश्चितता बरकरार रहेगी क्योंकि Q4 नतीजे बहुत खराब आए थे। इसे टारगेट प्राइस 1556 से घटा के ₹1410 तक का दे रहे हैं। यूएसएल, इन्होंने भी खराब नतीजे अपने पेश किए थे, मगर एक कॉन्ट्रा कॉल दे रहे हैं। जेपी मॉर्गन यहाँ पे ओवरवेट का स्टैंस दे रहे हैं। इंडियन लिकर स्पेस में स्ट्रक्चरल की प्ले है। 4325 तक के लक्ष्य यहाँ पर दे रहे हैं। 24% का एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव फेवरेबल है, जिस तरह से डेमोग्राफिक्स इनको फेवर करते हैं। 24% के अपसाइड पोटेंशियल के लिए आप यूएसएल में निवेश करिए। 4325 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे ब्रोकरेज अपडेट्स पर। लेकिन आज एक्सपायरी के दिन बाजार के सामने कौन से हैं वो बड़े सवाल जिन पर नजर होनी चाहिए आपकी? ये सारे सवाल लेकर हमारे साथ हैं हेमंत, बताइए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है
कि जिस तरह से 6 दिग्गज निफ्टी की कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं वो बाजार पर आज किस तरह का प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा दर्जनों एफएनओ कंपनियों के भी नंबर्स आने वाले हैं जो एफएनओ में है, और 6 में से जो 5 निफ्टी की कंपनियां हैं वो दरअसल पीएसयू स्टॉक्स हैं। तो पीएसयू शेयरों पर आज सबकी नजर होगी, खासतौर पर ओएनजीसी और कोल इंडिया, ये 2 हैवी वेट्स भी हैं, 9% के आसपास का इनका वेटेज भी है। हालांकि बाजार मानकर यही चल रहा है कि ये नंबर्स निराश नहीं करेंगे, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एफआई के डेटा ने जिस तरह से कल बाजार का मूड बिगाड़ा है उसके ऊपर भी बाजार की नजर है, और अगर कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट आता है तो एफआईएस की तरफ से बड़ी बिकवाली उन शेयरों में आ सकती है। साफ कल के सत्र में दिखा है टेक महिंद्रा देखिए 800 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग, और टाटा मोटर में भी 500 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग। तो ये जो बड़ा आंकड़ा कल नेगेटिव निकल कर आया है 935 करोड़ रुपए का एफआईएस का, इसका जो बड़ा श्रेय है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो दरअसल इन्हीं 2 शेयरों की वजह से है। इसके अलावा पीएसयू स्टॉक्स तो बाजार का मूड आज बना ही सकते हैं अगर अच्छे नंबर्स आते हैं, लेकिन सबकी नजर एक्सपायरी पर भी है, और कल बुल्स ने वो बैटल जीती थी 8300 की जो लड़ाई थी जिसके नीचे कल हमने शुरुआत करी, उसके बाद सुधरे और दिन के हाईज पर बंद हुए। देखना होगा आज फिर से यहां पर बैंक निफ्टी मदद करने आता है बुल्स की, और 8300 के ऊपर ही हम एक एक्सपायरी देखते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि एक्सपायरी कैसी होगी। माना जा रहा है कि सेकेंड हाफ में एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। ग्रीस की मुद्दे अगर सुलझ जाते हैं तो एक शानदार रिकवरी देखने को मिल सकती है। इस बात से भी बुल्स काफी उत्साहित हैं, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में इस तरह की चर्चा चल रही है कि शायद जल्द वो मुद्दा सुलझ सकता है, और इसीलिए एक रिलीफ रैली भी हमने देखी थी। तो इस बड़े इवेंट पर भी सबकी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, तो ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी हमारे साथ है। देवांग मेहता है हमारे साथ, आनंद आर्टिक फाइनेंशियल सर्विसेज के हमारे साथ स्टूडियो में फंडामेंटल राय देने के लिए बाजार पर। नीरव वखारिया जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ग्लोब कैपिटल के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, टेक्निकल राय देने के लिए बाजार पर। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। नीरव, कैसे देख रहे हैं आप निफ्टी के चार्ट्स को, और जिस तरह से उतार चढ़ाव होता दिखा है कल के सेशन में, क्या चार्ट्स पर मजबूती दिख रही है या कमजोरी, और निफ्टी के लिए आज लेवल्स क्या अहम है, कैसे ट्रेड करेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो हम लोग ने देखा कि कल जिस हिसाब से निफ्टी ने 8300 का सपोर्ट लेकर के एक बाउंस बैक दिया, इट शोज कि मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे थोड़ी सी हल्की सी बाइंग आ रही है। और कल की बाजार में हमने जो बेसिकली देखा कि मेनली बैंकिंग की तरफ से एक अच्छा खासा सपोर्ट बाजार को मिला है। वहीं पे आईटी के स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई हुई थी नतीजों के चलते, तो बैंकिंग में एक अच्छा खासा जोर रहेगा। और क्योंकि अब 2 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो उसके लिए जिस हिसाब से एक पूरा माहौल बन रहा है बैंकिंग सेक्टर में, और खास करके जो छोटे मझोले बैंक है पीएसयू बैंक है, उसमें एक अच्छी खासी एक बेस बन रहा है। कई सारे प्राइवेट बैंक है जिसमें एक मामूली से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो इन सब को लेकर के लगता है कि बैंकिंग में अभी भी और एक अच्छा मूव रह सकता है। मे भी 18,750 और दूसरा 19,000 का लेवल है, तो 300-400 पॉइंट की एक बैंक निफ्टी में एक तेजी बन सकती है। तो आज के लिहाज से अगर बात करें तो एक माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव है। 8350 डेफिनेटली क्रॉस करता हुआ लग रहा है, लेकिन जो 8300 की पुट इतनी ज्यादा एडिशन हुई थी पिछले 2-3 दिनों में, और कल हमने देखा कि उसमें थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो उससे लगता है कि जो 8300 का एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। तो इसके चलते लगता है कि 8300 से लेकर 8350 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। ऊपर में 8380 क्रॉस करना जरूरी है निफ्टी को। अगर 8380 क्रॉस कर रहा है तो मुझे लगता है कि 8430 8450 तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव बायस है, लेकिन जो रेंज है छोटी सी रहेगी। 8300 से लेकर 8350 ये वो एरिया है जहां पर जोर आजमाइश होगी बुल्स और बेयर्स के बीच में, और 8350 के पार निकले तो फिर 8380 अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये राय आती हुई यहाँ पर तकनीकी तौर पर। लेकिन देवांग, बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। कल तो जबरदस्त तेजी बैंक निफ्टी में होती हुई दिखी, उसी वजह से हम शायद बड़ी गिरावट से बच भी गए। क्या लगता है, क्या रेट कट की उम्मीद में खरीदारी करेंगे आप अब से लेकर 2 जून तक? क्या एक अच्छा मौका बन सकता है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक यस, बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छा एक रुझान दिखा रहे हैं, और खास करके अगर नंबर्स के बाद भी आप देखें तो कुछ पीएसयू बैंक्स जिनमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, और प्राइवेट बैंक्स नेचुरली कंसेंसस का फेवरेट है इस समय पे, और काफी ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी प्राइवेट बैंक हैज कम विद गुड सेट ऑफ नंबर्स। तो मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर में जो बाइंग है उसके कारण एक मार्केट जनरली एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है, वैल्यूएशन सपोर्ट भी मार्केट एक अच्छा ले रहा है, और आने वाले
वाले दिनों में जैसे आपने कहा एक रेट कट की उम्मीदें मार्केट लगा के बैठा है जो 2 जून को पता चल जाएगा। दूसरा होगा प्रोग्रेस ऑफ मॉनसून और तीसरा मॉनसून सेशन। आई थिंक ये आने वाले 15-20 दिन 1 महीने में मार्केट इस 3 चीजों पर नजर बना के रखेगा। मुझे लग रहा है आप कोई बड़ा मूव आने की शक्यता कम है, थोड़ा कंसोलिडेशन मार्केट का हो सकता है बिटवीन 8,100 टू अराउंड 8,500। बिल्कुल नीरव, ये बताइए कि बैंक निफ्टी में जिस तरह का कल एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, वो मोमेंटम क्या आज भी ऊपर की तरफ जारी रह सकता है? चार्ट्स क्या आपको संकेत दे रहे हैं? जरूर रहना चाहिए, क्योंकि 18,500 का काफी क्रूशल रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था बैंक निफ्टी के लिए और लगभग उसके आसपास थोड़ा सा क्रॉस करके हमें बंद हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से नीचे से रिकवरी आई है पिछले 2 दिनों में, इट शोज के नीचे में लोअर लेवल पे बाइंग सपोर्ट एक जनरेट हो रहा है और एक यहाँ से, और खास करके जो पीएसयू बैंक है, छोटे पीएसयू बैंक है, उसमें एक अच्छा खासा मुझे लगता है कि बेस बन चुका है। तब यहाँ से इमीडिएटली बहुत ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है और मैं कहूंगा कि एक बाइंग करके चलना चाहिए। यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली जनरेट हो रहा है। 18,750 का पहला लेवल है जिसको क्रॉस करने के बाद 19,000 तक का एक रेंज आना चाहिए। तो एक पूरे बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी तेजी रहने की चांसेस है। चलिए, कल बुल्स को रेस्क्यू किया था बैंक निफ्टी ने, देखना होगा आज भी ये मदद करता है या फिर नहीं। लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर अपने एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान दिवांग मेहता, नीरव वखारिया और सिद्धार्थ भामरे जुड़ चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नीरव, ये बताइए, जिस तरह से कल तेज गिरावट देखने को मिली 2 दिग्गजों में, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, आज एक बाउंस की एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं? चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं और या आपको लगता है आज भी ये दोनों ही शेयर दबाव में ही रहेंगे? सबसे पहले टाटा मोटर की बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक ने 465 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट लिया है और एक हिस्टोरिकल सपोर्ट रहा है 460-465 की रेंज का। और कल नीचे खुल करके थोड़ी सी ऊपर में इसकी क्लोजिंग हुई थी, तो ऑफ द लॉस जो क्लोजिंग हुई है उससे लगता है कि टाटा मोटर डेफिनेटली बाउंस बैक रहना चाहिए। करंट लेवल पे मुझे लगता है कि एक अच्छी शॉर्ट टर्म बाइंग की खरीदारी हो सकती है यहाँ पर, और ऊपर 490 तक जाने की इसकी संभावना रहती है आने वाले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में। लेकिन वहीं पे अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो ये स्टॉक अभी भी वीक है। कल लगातार न्यू लो लगातार सारा दिन और एकदम बॉटम पे बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अभी भी प्रेशर बना हुआ है काफी सारा और अभी भी नीचे जाने की गुंजाइश है। मे भी 1420, 1425 तक जा सकता है। तो अभी भी इसमें कोई खरीदारी की कोई गुंजाइश इमीडिएटली नहीं दिख रही है। लेकिन जिस हिसाब से फॉल हुआ 15-17% एक ही दिन में टूट गया, तो उससे लगता है कि एक शायद अपॉर्चुनिटी हो सकती है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कि एक बाउंस बैक को खेले। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि 1420 के आसपास का लेवल आया तो देखे, उससे पहले अभी भी इस काउंटर में रिस्क रहेगा। बाटा एक और स्टॉक है जहां पर आपसे राय लेना चाहता हूं देवांग। यहाँ पर नंबर्स कमजोर आए हैं लगातार, मेरे ख्याल से दूसरा क्वार्टर है जब निराश किया नंबर से। लेकिन मैं इसका चार्ट भी देख रहा था, आप देखिए 22 तारीख को यानी कि 3 सेशन में ये स्टॉक 85-90 रुपए टूट भी चुका है। काफी अच्छी गिरावट भी पिछले 3 सेशन में रही। शायद कहीं कहीं अंदाजा रहा होगा बाजार में कि नंबर्स इस तरह के कमजोर हो सकते हैं। अगर आप आज फिर से नंबर्स के साथ एक कमजोर शुरुआत हो तो क्या करेंगे? बेचकर निकल जाना चाहिए या फिर लोअर लेवल से रिकवरी आ सकती है? आई थिंक अनिल जी लास्ट कंसिस्टेंटली 2 क्वार्टर से अगर हम देखें तो नतीजे ठीक नहीं आ रहे कंपनी के, और आई थिंक एक सपोर्ट आज जो प्राइस को देगा वो मेरे ख्याल से कंपनी ने शायद स्प्लिट भी अनाउंस किया है, जो बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि अकाउंटिंग एंट्री सॉर्ट ऑफ है, बट ये एक चीज जो होती है काफी समय पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इंटरेस्टेड रखती है इन टर्म्स ऑफ ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए। बट रिजल्ट्स कमजोर है, नो टेकिंग अवे फ्रॉम दैट। मुझे लग रहा है अच्छे मौके मिलेंगे, जैसे आपने कहा। हमारी एडवाइस यही होगी कि इस समय पे एक बार चाहिए तो निकल सकते हैं और एक आध क्वार्टर में अगर रिजल्ट इंप्रूवमेंट दिखना शुरू करे तो वापस आ सकते हैं, क्योंकि बाय नो मीन स्टॉक सस्ता है, एक्सपेंसिव स्टॉक है कंजम्पशन यूनिवर्स का, तो एक बार के लिए आप लेना तो अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल कमजोर नतीजे और एक पॉजिटिव खबर अनिल हमने देखा था इन्फोसिस में भी देखने को मिली थी ऐसे ही कमजोर नतीजे और एक बोनस, लेकिन उसके बाद पड़ता है, लेकिन उसके बाद स्प्लिट से नहीं है। बिल्कुल उसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली थी इन्फोसिस के भी। देखना होगा आज बाटा किस तरह से लेकिन रिएक्ट करता है। JSPL पर भी आपसे राय लेना चाहूंगा। ये बताइए, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस थी कमजोर नंबर्स आएंगे, पुअर नंबर्स इन्होंने पेश भी किए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% के रहे, 27% का अनुमान था।
मुनाफे का 10 करोड़ का अनुमान था और घाटा हुआ है 519 करोड़ रुपए का। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है, सबको पता है कंपनी दिक्कतों में है। क्या और गिर सकता है ये शेयर आज? डेफिनेटली ये और गिर सकता है, और ये जैसे आपने कहा सब एंटिसिपेट कर ही रहे थे और सबको पता था कि नंबर्स खराब आएगा। स्टॉक ने कमजोर बिहेवियर दिखाया है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस बिहेवियर, और आगे चल के भी मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी फंडामेंटल ट्रिगर ऐसा है जिसके कारण स्टॉक में एक रिकवरी आ सकती है। सो अगेन यहाँ पे सलाह यही होगी कि अवॉइड करें, लोअर लेवल्स देख के टेम्प्ट ना हो जाए, बाइंग करने के कोई ग्रेट फंडामेंटल ट्रिगर्स यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल, तो ये राय आती है यहाँ पर जेएसपीएल के स्टॉक पर। नंबर्स खराब, खबरों का सिलसिला भी लगातार खराब रहा है इस स्टॉक के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे कुछ और स्टॉक्स पर आपके लिए हमारे एक्सपर्ट से राय। एसजीएक्स निफ्टी धीरे धीरे अपनी गेंस गंवा था, महज 5 अंकों की मजबूती अब बची, जो कि कल देर रात 35 से 40 अंकों तक की थी। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है देवांग मेहता और नीरव वखारिया, और अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए मई सीरीज की एक्सपायरी के दिन एंजल ब्रोकिंग के डेरिवेटिव हेड सिद्धार्थ भामरे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं किस लेवल पर होगी एक्सपायरी, कैसे ट्रेड करेंगे आज आप निफ्टी को? गुड मॉर्निंग अनिल जी। थ्रू आउट मार्च मई सीरीज हमने देखा है कि एफआईएस ने पुट ऑप्शंस में तगड़ी बाइंग की थी, खास करके 8,300 और 8,400 के पुट ऑप्शंस में, और लास्ट तक यानी कि कल तक हमने कोई इसमें सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग एफआईएस की तरफ से नहीं देखी। हालांकि जिस दिन मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया था 2 दिन पहले, उसमें 8,400 में 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का अनवाइंडिंग था, बट एफआईएस के सेल फिगर नहीं थे, बाय फिगर थे इंडेक्स ऑप्शंस में। दैट मीन्स दे आर स्टिल होल्डिंग दोज लॉन्ग पुट ऑप्शंस। तो अगर एफआईएस को ज्यादा पैसा बनाना है ये मार्केट में या ये एक्सपायरी में, तो उनके लिए आज मार्केट जितना नीचे बंद होगा उतना फायदेमंद होगा। दैट डजंट मीन कि आज बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा, लेकिन सर्टनली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एक्सपायरी टू बी सिग्निफिकेंटली अबव 8,300। तो एक रेंज लेके चल रहे हैं हम, 8280 से लेके 8320 8330 के आसपास ये मार्केट का बंद आना चाहिए। ओवरऑल अगर आप ये मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो ये सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट है। 8,000 से 8,500 तक हमने बाउंस बैक देखा, लेकिन कैश मार्केट में हमने किसी भी दिन 2,200 2,250 करोड़ के ऊपर कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बाइंग नहीं देखी, और कल के मार्केट में 950 करोड़ का सेलिंग है। शॉर्ट पोजीशंस फिलहाल बन नहीं रही है, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग का भी अभी स्कोप नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट काफी कम हो गया। इनफैक्ट रोल ओवर के ऊपर अगर आप नजर डालें तो इस बार रोल ओवर काफी कम हो रहे हैं, 50% भी अभी तक रोल ओवर नहीं हुए हैं निफ्टी में, और ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी काफी कम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जून की सीरीज कितने लाइट निफ्टी ओपन इंटरेस्ट से स्टार्ट होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एफआईएस का इंटरेस्ट नहीं है हमारे मार्केट में, और जब उनका इंटरेस्ट अगर खरीदी में नहीं है, फॉरगेट अबाउट बिकवाली, तो ये मार्केट में एक बहुत बड़ा बाउंस आ जाना या बहुत बड़ी रैली आ जाना ये संभव नहीं लग रहा है। तो ये सेल ऑन राइज मार्केट है हमारे लिए, और हम नेगेटिव रहेंगे। सेल ऑन रैलीज की रणनीति आपको पैसा बनाकर दे सकती है, लेकिन इस समय बाजार पर नजर रखिए और एशियाई बाजारों पर नजर रखिए। हांगकांग का मार्केट देखिए, करीब करीब 400 पॉइंट टूट चुका है। शंघाई के बाजारों में भी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्ट्रेट टाइम्स भी 127% नीचे। एशियाई बाजारों में जिस तरह से दबाव देखने को मिला है, उसका खामियाजा एसजीएक्स निफ्टी को भुगतना पड़ रहा है। और आप देखिए, जो 25 अंक ऊपर था एसजीएक्स निफ्टी करीब घंटा सवा घंटा पहले, अब उसमें मात्र 6-6.5 अंक की ही बढ़त बची हुई है। लेकिन यहां पर राय लेना चाहूंगा आपसे, कोल इंडिया, ओएनजीसी, बड़ी एक्सपेक्टेशंस है देवांग इन दोनों दिग्गजों से कि अच्छे नंबर्स ये शायद पेश कर सकती हैं, खास तौर पर ओएनजीसी से। कल भी हमने देखा दिन के हाईएस्ट लेवल पर उस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। ये बताइए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दोनों ही हैवी वेट से, पीएसयू हैवी वेट से? आई थिंक दोनों के नंबर्स शायद अच्छे आने चाहिए। बहुत डिफिकल्ट होता है ओएनजीसी के नंबर्स को एनालाइज करना, बट आई थिंक सब्सिडी बर्डन शायद नहीं होगा, ये काफी वोकली कहा गया है, और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि नंबर्स बहुत अच्छे होंगे। कोल इंडिया जिस तरह से आई थिंक वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पे इस समय पे उपलब्ध है, अगर नंबर्स ग्रेट भी नहीं आते तो भी आई डोंट थिंक एक बहुत बड़ा करेक्शन कोल इंडिया में इस समय पे आएगा। और ये दोनों का वेटेज मिलकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9-9.5% वेटेज है निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों अगर नतीजे ठीक ठाक आते हैं तो आई थिंक ये मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। एंड बहुत समय के बाद मुझे लग रहा है कि ये ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हो या कोई माइनिंग का स्टॉक हो, वो थोड़े अच्छे नतीजे देगा। तो ओवरऑल मार्केट में जो सेक्टर चर्निंग हो रहा है, जो सेक्टर चेंज हो रहा है, उसमें शायद ये एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपके इन सारे नतीजों पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। देखिए क्या बाजार वाकई में हरे निशान में खुल पाते हैं।
या फिर कमजोरी दिखेगी एशियाई बाजारों की तर्ज पर। एसजीएक्स निफ्टी एकदम सुस्ती के संकेत देता हुआ, लेकिन नजर होगी रुपए की ओपनिंग पर भी, जिसने 64 रुपए पर कल क्लोजिंग दी है डॉलर के मुकाबले में। तो करेंसी मार्केट का रुझान क्या रहेगा, कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, लेकर आएंगे पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।